नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजिसा एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं अपनी लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री की क्लास। पिछली क्लास में अपन ने जो साम्य नियतांक है उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स किए थे। साम्य नियतांक से संबंधित न्यूमेरिकल्स अपन ने सॉल्व किए थे। आज अपन साम्य नियतांक के बारे में और कुछ चीजें पढ़ेंगे और जो उससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, कुछ एक आध न्यूमेरिकल भी होंगे और फिर उसके अलावा इसके क्या क्या उपयोग है कि साम्य नियतांक सहायता से क्या चीजें ज्ञात की जा सकती है, वो भी अपन आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। नोट्स वगैरह आपके अच्छे बन रहे हैं, ठीक है, नोट्स मैंने देखे भी है, सब कुछ बढ़िया है। बस आप जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ो, जो समझाया जा रहा है उसको अच्छे से समझो, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। करेक्ट। चलिए, साम्य अवस्था नियतांक या स्थिरांक आपको पता है क्या होता है, के सी इज इक्वल टू के एफ अपॉन के बी, जहां पर के एफ क्या है, अग्र अभिक्रिया का वेग नियतांक, और के बी पश्च अभिक्रिया का वेग नियतांक। ठीक है, तो के सी बराबर क्या होता है, के एफ अपॉन के बी। ओके, साम्य नियतांक का मान। अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, आप बोले इनको इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिख दो। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिख दो या मतलब जो भी है इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें कुछ भी। साम्य नियतांक है जो केसी है, साम्य नियतांक का मान अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र होता है। यानी कि जो साम्य नियतांक का मान है वो अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र होता है। मतलब किसी दी गई अभिक्रिया के लिए, आपने कोई भी अभिक्रिया ले ली, उस दी गई अभिक्रिया के लिए साम्य नियतांक का मान फिक्स होता है। ठीक है, आपने बोले स्टार्टिंग में जो अभिकारक की सांद्रता कितनी भी ली हो, कितना भी आपने अभिकारक लिया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उनके लिए जो साम्य नियतांक का मान है वो हमेशा फिक्स होता है। यानी कि ये हुआ कि साम्य नियतांक का मान अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि भाई मैंने लिख दिया H2 और ये प्लस I2, ये मिलके क्या बना रहे हैं, 2HI बना रहे, 2HI बना रहे। ठीक है, अब आपने H2 और I2 के कितने मोल लिए हैं, क्या लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर ये अभिक्रिया आपने लिख दी तो इस दी गई अभिक्रिया के लिए साम्य नियतांक का मान फिक्स होता है। साम्य नियतांक का मान फिक्स होता है। आप भले स्टार्टिंग में भले इन दोनों के दो दो मोल ले लो या चार चार मोल ले लो या छह छह मोल ले लो, सभी स्थिति में इसका जो साम्य नियतांक का मान है वो फिक्स ही रहेगा। यानी कि इन सब पे डिपेंड नहीं करेगा, इन सब पे डिपेंड नहीं करेगा। यानी कि जो इनके जो मोल है, इनकी जो सांद्रता है उन पे डिपेंड नहीं करेगा। आप कितना भी लो, वही बात है। साम्य नियतांक का मान अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र होता है। ठीक है, साम्य नियतांक का मान अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र होता है। ठीक है ना। हाँ, भले आपने स्टार्टिंग में इनके जो भी मोल ले लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि उनकी जो स्टार्टिंग सांद्रता है उससे क्या होता है, स्वतंत्र होता है। ठीक है, करेक्ट। चलिए, ये बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक अभिक्रिया के लिए निश्चित ताप पर साम्य स्थिरांक का निश्चित मान होता है। यानी कि कोई भी आपने अभिक्रिया ले ली और आपने एक टेम्परेचर फिक्स कर दिया कि ये अभिक्रिया इस ताप पर हो रही है, तो उस दिए गए ताप पर साम्य स्थिरांक का निश्चित मान होता है। साम्य स्थिरांक का निश्चित मान होता है। आपने जब साम्य स्थिरांक पढ़ा तब साइड में लिखा भी था, ठीक है, कि निश्चित ताप पर लिखा था ना। हाँ, तो प्रत्येक अभिक्रिया के लिए निश्चित ताप पर साम्य स्थिरांक का मान निश्चित होता है, जो कि ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है, जो कि ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है। यानी कि कोई भी अभिक्रिया ले लो, उसके लिए एक फिक्स ताप पर साम्य स्थिरांक का मान फिक्स होता है। आपने ताप बदल दिया तो साम्य स्थिरांक का मान बदल जाएगा। उसके अलावा साम्य स्थिरांक के मान को किसी दी गई अभिक्रिया के लिए कोई भी नहीं बदल सकता। समझ गए, साम्य स्थिरांक के मान को सिर्फ ताप बदल सकता है। बात क्लियर। ठीक है, तो प्रत्येक अभिक्रिया के लिए निश्चित ताप पर साम्य स्थिरांक का मान निश्चित होता है, निश्चित ताप पर साम्य स्थिरांक का निश्चित मान होता है, जो कि ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है। ठीक है, यानी कि ताप पर निर्भर करता है। साम्य स्थिरांक का मान क्या करता है, ताप पर निर्भर करता है। बाकी कोई भी चीज साम्य स्थिरांक को नहीं बदल सकती। साम्य स्थिरांक को एक तो कौन बदल सकता है, ताप बदल सकता है, या फिर जो दी गई अभिक्रिया उसके अपन रस समीकरण थी गुणांक बदल दे तो चीजें होती है। मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, बाकी जो एक निश्चित अभिक्रिया है जैसे कि H2I2, ये कोई अभिक्रिया है, ये मान लो H2I2 और ये 2HI, ये जो अभिक्रिया है ना, इस
अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक का मान निश्चित है। इस अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था स्थिरांक का मान निश्चित है। ठीक है, इसमें कुछ भी लो आप, H2 की सांद्रता कितनी भी लो, I2 की सांद्रता कितनी भी लो, ठीक है, कोई कुछ भी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा? ताप पर। इसके लिए जो केसी है वो किस पर डिपेंड करेगा? ताप पर, ओनली ताप पर, ओनली ताप पर। ताप बदल दिया तो इस अभिक्रिया के लिए केसी साम्यावस्था स्थिरांक का मान बदल जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट बात आती है कि भाई रस समीकरण गुणांक बदलने पर भी साम्यावस्था नियतांक का मान बदल सकता है। रस समीकरण गुणांक बदलने पर भी साम्यावस्था नियतांक का मान बदल सकता है। यानी कि रस समीकरण गुणांक मतलब कैसे? H2 और I2 बराबर 2HI, H2I2 2HI। आपने यदि ऐसे कर दिया, इसके जो गुणांक है, ये जो सामने वाले होते हैं ना, इनको बोलते हैं रस समीकरण गुणांक। ठीक है, 2I2 ऐसे कर दिया, ठीक है, तो फिर ये इसका मान जो साम्यावस्था स्थिरांक है उसका मान आपके बदल सकता है। समझ गए? तो रस समीकरण गुणांक बदलने पर भी साम्यावस्था स्थिरांक का मान बदल सकता है। करेक्ट? वैसे इसका ये जरूरी नहीं कि बदलेगा ही, इसमें क्या बदल सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है वैल्यू पर। अगर वैल्यू सेम रही सभी की, ठीक है, तो चीजें नहीं बदलेगी, तो ये बदल सकता है। क्या बदल सिर्फ सकता है, बदलेगा ही ये जरूरी नहीं है। यहां से आपको दो चीजें मालूम पड़ गई कि जो साम्यावस्था स्थिरांक है वो दी गई अभिक्रिया के लिए ताप पर निर्भर करता है, सिर्फ और सिर्फ ताप पर, बस यही है, उसके अलावा किसी पर निर्भर नहीं करता। हाँ, आपने जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया के जो रस समीकरण गुणांक की बदल दिए तो वो बात हो, तो वो अभिक्रिया दूसरी हो जाएगी। एक्चुअली में आपने उसके रस समीकरण गुणांक बदल दिया ना, तो फिर वो अभिक्रिया ही अपने आप में दूसरी हो जाएगी, उसके इतने मोल हो जाएंगे, इसके वो चीजें बदल जाएगी। ठीक है ना? उस स्थिति में आपके साम्यावस्था स्थिरांक का मान बदल सकता है, बाकी साम्यावस्था स्थिरांक केवल ताप पर निर्भर करता है। करेक्ट? चलो, पक्ष अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक अग्र अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक का व्युत्क्रम होता है। पक्ष अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक अग्र अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक का व्युत्क्रम होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई आपके ये कोई अभिक्रिया है ए, ठीक है, या फिर मान लो, चलो वही लेते हैं ना अपन एग्जांपल, अभी वो पीछे पढ़ रहे थे वही लेते हैं। चलो, ये आपको पता है कि H2 और I2 दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? 2HI बनाते हैं, 2HI। अब इसके लिए साम्यावस्था स्थिरांक का मान क्या है? साम्यावस्था स्थिरांक का मान क्या है? के या केसी जो भी है, मान लो इसका केसी है, तो जो दूसरी अभिक्रिया आएगी इसकी व्युत्क्रम यानी कि उल्टी, जो 2HI टूट कर क्या बना रहा है? H2 और I2 बना रहा है। तो सर इसका साम्यावस्था स्थिरांक क्या होगा? तो यदि आपको इसका पता है, ये अभिक्रिया का इसकी उल्टी है, रिवर्स है, तो इसके लिए हो जाएगा 1/Kc। समझ गए? इसका साम्यावस्था स्थिरांक क्या हो जाएगा? 1/Kc। तो पक्ष अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक अग्र अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक का व्युत्क्रम होता है। यानी कि जो अग्र अभिक्रिया और पक्ष अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक क्या संबंध होता है? व्युत्क्रम का संबंध होता है। क्या संबंध होता है? व्युत्क्रम। दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कैसे होते हैं? दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है? क्लियर बात? चलिए बढ़ते आगे। और ओके, ये पॉइंट हो गए खत्म अपने। हाँ, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, साम्य स्थिरांक उत्प्रेरक की उपस्थिति स्वतंत्र होता है क्योंकि उत्प्रेरक अग्र तथा पक्ष दोनों अभिक्रिया को समान रूप से प्रभावित करता है। यानी कि जो आपके साम्यावस्था या साम्य स्थिरांक है, साम्य नियतांक है, वो एक्चुअली मैंने बताया ना, सिर्फ और सिर्फ ताप पर निर्भर करेगा, बाकी कोई भी चीज इसको छेड़ नहीं सकती है। साम्य स्थिरांक ओनली फॉर किस पर निर्भर करेगा? ताप पर, बाकी कोई भी चीज इसको छेड़ नहीं सकती। तो वही बात है, साम्य स्थिरांक उत्प्रेरक की उपस्थिति से स्वतंत्र होता है। आपने यदि अभिक्रिया के अंदर उत्प्रेरक मिला दिया, ठीक है, आपने यदि अभिक्रिया के अंदर उत्प्रेरक मिला दिया तो साम्य नियतांक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। साम्य नियतांक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये मैं बातें बोल रहा हूं ना आपको, ये सारी कुछ आप जो आपको लिख लिया करो चीजें, ठीक है ना? जरूरी नहीं कि मैं सारी बातें बोर्ड पर लिखवाऊंगी,
सारी बातें बोर्ड पे लिखना भी पॉसिबल नहीं है। तो जो चीजें समझा रहा हूँ, कुछ पॉइंट ऐसा है जो समझाने के दौरान आपको लगेगा ये वाली लैंग्वेज इजी है, तो उस भाषा को आप अपने लिख लिया करो। करेक्ट। और ऐसे भी आपको पता है कि अपन जब पढ़ते हैं तो टाइम पास वाली बातें होती नहीं है, बहुत सीरियस मोड में पढ़ते हैं, तो जो भी वर्ड मेरे मुंह से निकलता है वो आपके लिए यूजफुल ही रहता है। करेक्ट। साम्य स्थिरांक उत्प्रेरक की उपस्थिति स्वतंत्र होता है, यानी कि उत्प्रेरक मिला दो अभिक्रिया में तो साम्य स्थिरांक में कोई बदलाव नहीं होने वाला। क्यों? कारण क्या है? तो सर जी बात ऐसी है कि उत्प्रेरक होता है वो अग्र और पक्ष दोनों अभिक्रिया को समान रूप से प्रभावित करता है। उत्प्रेरक क्या करता है? अग्र और पक्ष दोनों अभिक्रिया को समान रूप से प्रभावित करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अब जब उत्प्रेरक मिला दिया ना तो अग्र अभिक्रिया की दर और पक्ष अभिक्रिया की दर दोनों को समान रूप से करता है प्रभावित, और फिर साम्य जल्दी स्थापित हो जाता है। उत्प्रेरक शामिल करने से इतना होता है कि साम्य जो धीरे धीरे स्थापित होना था वो साम्य जल्दी स्थापित हो जाता है, क्योंकि उत्प्रेरक क्या करता है? अग्र अभिक्रिया की दर और पक्ष अभिक्रिया की दर दोनों को बढ़ा देता है। क्लियर? ठीक है, ये वाली बात है। ये सेम ऐसे ही है, ये जैसे कि ये कोई रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन ऐसे जा रही है, ये अग्र ये पक्ष, इनको आके दोनों को कहीं पर मिलना है साम्य पर। ठीक है, तो उत्प्रेरक क्या कर रहा है? दोनों को धक्का दे रहा है, इसको भी धक्का दे रहा है, इसको भी धक्का दे रहा है। तो जिस स्पीड से आ रहे थे उस स्पीड से नहीं आके थोड़ा जल्दी आ जाएंगे। तो उत्प्रेरक क्या करता है? सिर्फ अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, यानी कि साम्य जल्दी स्थापित हो जाता है, यानी इनका मिलन जल्दी हो जाता है। समझ गए? साम्य जल्दी स्थापित हो जाता है, उसके अलावा उत्प्रेरक कुछ भी नहीं करता। तो सिर्फ साम्य जल्दी स्थापित हो जाता है, बाकी ये नियतांक के मान वगैरह को परिवर्तित नहीं करता। ठीक। अब बात आती है उस साम्य नियतांक के मात्रक कि सर जी साम्य नियतांक के मात्रक क्या होते हैं? साम्य नियतांक के मात्रक क्या होते हैं? अपन मात्रक को समझते हैं। ठीक है, तो साम्य व्यवस्था इस तरह के मात्रक देखे तो आपके जो केसी है, केसी एक्चुअली में किसमें आएगा? मोल प्रति लीटर में। क्योंकि केसी अपन क्या लिखते हैं? सांद्रता लिखते हैं भाई। केसी के लिए क्या लिखेंगे? केसी लिखते कब है? सांद्रताओं का अनुपात लिखते हैं। ठीक है, उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। तो सांद्रता किसमें होती है? मोल प्रति लीटर में। तो एक्चुअली केसी आपके आता है मोल प्रति लीटर की फॉर्म में। अब देखा इसमें बहुत सारी चीजें, एक फिक्स मात्रक नहीं है इसका, कोई सामान्यतः इसका कोई फिक्स मात्रक नहीं होता, सामान्यतः इस तरह का कोई फिक्स मात्रक नहीं है। ठीक है ना? कैसे? क्योंकि आप अगर यदि केसी की फॉर्म में लिखोगे तो वो होगा मोल प्रति लीटर, और केपी की फॉर्म में लिखोगे तो केपी क्या? आंशिक दाब है, और दाब किस फॉर्म में होता है? या तो बार होगा, पास्कल होगा, या फिर एटीएम होगा। ठीक है, तो ये चीजें होती है, ये दाब के मात्रक होते हैं। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है अंश में घातांकों का योग बराबर हर में घातांकों का योग, यानी कि अंश और हर में जो घातांक है उनको देखना पड़ेगा आपको। तो यदि मान लो अंश में घातांकों का योग बराबर हर में घातांकों का योग है तो केसी एंड केपी का कोई मात्रक नहीं होता। तो केसी एंड केपी का कोई मात्रक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्या होगा? घातांक आपस में कैंसिल हो जाएंगे। घातांक क्या हो जाएंगे? आपस में कैंसिल। कहने का मतलब ये हुआ जैसे कि ये वाला एग्जांपल अपन ने लिया, एग्जांपल H2G I2G 2HI G, ये भी G है, चलो ठीक है। ओके, तो यहां पर केसी एवं केपी का कोई मात्रक नहीं है, यहां पर केसी और केपी का कोई मात्रक नहीं। कारण जब आप इसके लिए लिखोगे ना, इसके लिए लिखोगे तो आप कुछ भी लिखो, जैसे कि आपने लिख दिया HI, ठीक है, इसका स्क्वायर आएगा अपॉन नीचे H2 अपॉन I2। अब देखो H2 और I2, अब आप लिखोगे ना तो HI जैसे कि मोल प्रति लीटर में लिखा आपने, इसकी सांद्रता क्या होगी? मोल प्रति लीटर में, तो ये हो जाएगा मोल प्रति लीटर का स्क्वायर, और नीचे भी मोल प्रति लीटर इंटू मोल प्रति लीटर। तो मोल प्रति लीटर का स्क्वायर बटा मोल प्रति लीटर का स्क्वायर, ये आपस में हो जाएगा कैंसिल, मात्रक कैंसिल हो जाएंगे, और केपी और केसी का कोई मात्रक नहीं रहेगा। ठीक है, केसी का कोई मात्रक नहीं रहेगा। वैसे केपी के लिए लिखोगे तो केपी के लिए क्या लिखोगे? आंशिक दाब की फॉर्म में लिखोगे, तो आंशिक दाब क्या लिखोगे? बार, मान लो बार लिख दिया। ठीक है, ठीक है, आपने क्या लिख दिया? कोई बार से संबंधित लिख दिया, तो आंशिक दाब यही हुआ ना भाई, इसका आंशिक दाब बटे इन दोनों का आंशिक दाब। तो इसका आंशिक दाब यानी कि बार की फॉर्म में लिख दिया, चलो ये मात्रक लिख दिया। तो बार का स्क्वायर, ये मान लो बार का स्क्वायर अपॉन बार इंटू बार, बार इंटू बार। तो एक्चुअली में होगा क्या? ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, दो बार ये दो बार, कोई मात्रक नहीं, कोई मात्रक नहीं रहेगा। तो अंश में घातांकों का योग बराबर हर में घातांकों का योग है, तो आपके कोई मात्रक नहीं रहेगा, कुछ कोई भी मात्रक आपके नहीं रहने वाला। ठीक है, बात समझ गए? चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझ में आया तो ठीक है, और समझ में आना भी चाहिए। चीजें आपको बहुत सारा चीजें घोल के पिलाई जा रही है। ठीक है,
तो आपको बस समझना है और इनको अपने माइंड में सेट रखना है और प्रैक्टिस करना है, मार्क्स अच्छे आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैंने एक अभिक्रिया ली N2O4G और 2NO2G। अब इस स्थिति में क्या है, आपके जो है जो ऊपर आएगा वो क्या आएगा, NO2 का स्क्वायर, यानी कि जो अंश है, अंश में घातांक क्या ज्यादा है, NO2 गैस, ठीक है, इसका ये स्क्वायर आ जाएगा और अपन नीचे N2O4 आ जाएगा, यानी कि जो अंश में घात है वो ज्यादा है और हर में कम है। अब जैसे कि इसके लिए लिखोगे मोल प्रति लीटर, ये हो जाएगा मोल प्रति लीटर का स्क्वायर, मोल प्रति लीटर का स्क्वायर, और नीचे आएगा सिर्फ एक बार मोल प्रति लीटर, तो दो बार से एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो क्या एक बार बाकी रहेगा, मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो देखो अगर इसके लिए आप क्या लिखोगे, इसके लिए यदि आप केसी लिखो तो आएगा यूनिट मोल प्रति लीटर, और इसी के लिए आप क्या लिखो, केपी लिखो, तो जिस फॉर्म में लिखोगे, बार की फॉर्म में लिखोगे तो बार में अगर इसका इकाई आंशिक दाब की पास्कल लोगे तो केपी का मान पास्कल में आ जाएगा, और एटीएम लोगे तो एटीएम में आ जाएगा। ठीक है, एटीएम क्या आपको पता है ना, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, एटीएम एटीएम ऐसे कंफ्यूज मत होना सर, ये एटीएम कहाँ से आ गया, एटीएम तो सर हम पैसे निकालते हैं, यहाँ ये कैसे घुस गया। हाँ, तो केपी बार में हो जाएगा। अब देखो यही अभिक्रिया यदि उल्टी हो जाए, मान लो यही अभिक्रिया रिवर्स होती, कैसे, इसी अभिक्रिया को ध्यान से देखो, 2NO2 यहाँ आता, 2NO2, मान लो ये कोई ऐसी कोई अभिक्रिया होती, ठीक है, N2O4 ऐसे बनाता, तो एक्चुअली में इस केस में क्या हो जाता, इस केस में आपके जो केसी है, केसी क्या हो जाता, केसी हो जाता, क्योंकि यहां पर घात किसकी होती ज्यादा, फिर होती ज्यादा इसकी, नीचे वाले की, तो यानी कि नीचे ऐसे हो जाता 1 मोल प्रति लीटर, यानी कि ये मोल प्रति लीटर की घात माइनस हो जाती, घात यदि ऊपर आती तो मोल प्रति लीटर, एक मिनट, मोल प्रति लीटर की घात माइनस हो जाएगी। उसी प्रकार जो केपी है तो उसके लिए लिखते तो ये बार की घात -1 हो जाता, बार की घात -1 हो जाता। ठीक है, देखो एक बार थोड़ा इसको मैं तो ये इस फॉर्म में हो जाए, कहने का मतलब ये हुआ भाई, समझाता हूं मैं आपको थोड़ा कि एक तो स्थिति ये है N2O4 2NO2 बना रहा है, ठीक है, तो इस केस में तो क्या लिखोगे, वही लिखोगे भाई, इस केस में जब लिखोगे तो क्या आएगा, NO2 का स्क्वायर अपन N2O4, NO2 का स्क्वायर अपन N2O4, ये हो जाएगा। तो ये स्थिति देखोगे आप जब, तब एक्चुअली में यहाँ अगर मोल प्रति लीटर लिखो या फिर बार है तो बार लिखो कुछ भी, तो मोल प्रति लीटर का स्क्वायर अपॉन नीचे वाले का मोल प्रति लीटर, तो ये दो बार, ये एक बार क्या रहेगा, इकाई मोल प्रति लीटर हो जाएगा। ये अगर अभिक्रिया उल्टी हो जाए, रिवर्स हो जाए, तो रिवर्स वाले केस में क्या होगा, रिवर्स वाले केस में क्या होगा, रिवर्स वाले केस में होगा आपके ये हो जाएगा भाई N2O4 बटा नीचे लिखोगे NO2 का स्क्वायर। अब देखो N2O4 यानी कि इसका क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, नीचे मोल प्रति लीटर का स्क्वायर, मोल प्रति लीटर का स्क्वायर, तो एक्चुअली क्या रहेगा 1 मोल प्रति लीटर। अब ये घात 1 है, नीचे ऊपर लेके जाओगे तो ये होता है 1/x, क्या होता है, x की घात -1, ठीक है, तो 1 मोल प्रति लीटर, तो ऊपर जाएगा तो मोल प्रति लीटर की घात -1, मोल प्रति लीटर की घात -1, बस यही बात हुई यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर यही बात अपन ने की है। ठीक है, अगर इस हिसाब से है तो केसी क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर की घात -1, और केपी इसके लिए बार की घात -1। ओके, ये मामला होगा क्लियर, समझ में आ गया, चलो बढ़िया है। ठीक है, साम्यावस्था स्थिरांक को व्यक्त करने से पहले अभिक्रिया का संतुलित होना जरूरी है। एक क्या होता है, अपन जब भी साम्यावस्था स्थिरांक के लिए व्यंजक लिखते हैं तो अभिक्रिया का संतुलित होना जरूरी है। जैसे कि अपन ने लिखा पीछे अपन ने किया N2O4 2NO2, ये क्या संतुलित अभिक्रिया है। संतुलित कैसे, तो यहाँ पे 2 N है, यहाँ पे 2 N, यहाँ पे O4 है, यहाँ पे 2 और 2 O4 हो जाएंगे।
उसका संतुलित होना जरूरी है। ठीक है, अभिक्रिया का संतुलित होना जरूरी है। जैसे कि आपने ये H2 और I2 HI, तो ये क्या संतुलित नहीं है, इसको पहले क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे आप 2 लगाओगे, ये 2 लग गया। अब देखो ये इसके 2 आते हैं, ये 2 हो गया, इसके 2, I के 2, इसके भी 2, तो यानी कि कुल मिला के ये क्या होगी, अभिक्रिया संतुलित होगी। तो अभिक्रिया संतुलित होगी तो ही आप साम्य स्थिरांक का व्यंजक लिख सकते हो। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि आपने ये 2 तो था ही नहीं पहले, ठीक है, बिना 2 को यानी इसको संतुलित किए बिना ही आपने क्या कर दिया, इसके लिए ऐसे लिख दिया HI अपॉन H2 I2, तो ये फिर क्या है, गलत है, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखना, इसको संतुलित करना है। संतुलित करोगे तो यहाँ 2 आएगा, फिर ये यहाँ स्कोर हो जाएगा, समझ गए, ये वाली बात है। तो बिना संतुलन के आप नहीं लिख सकते। तो साम्यावस्था स्थिरांक को व्यक्त करने से पहले अभिक्रिया का संतुलित होना जरूरी है। साम्यावस्था स्थिरांक को व्यक्त करने से पहले अभिक्रिया का संतुलित होना जरूरी है। ठीक है, क्लियर। अब यदि किसी अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक को 2 पदों में लिया जाए, 2 पदों मतलब क्या, कैसे, यदि किसी निश्चित अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक को 2 पदों में लिया जाए तो K = K1 × K2, यानी कि यदि कोई अभिक्रिया है, मान लो 2 पार्ट में होती है, कैसे, 2 पदों में होती है, कैसे, फॉर एग्जाम्पल A और B मिलके पहले तो क्या बनाते हैं, मिलके ये बनाते हैं पहले C और D। ठीक है, यही C और D वापस मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं AB C D, ये मान लो E, छोटा सा F, ऐसी कोई रिएक्शन है, ऐसी कोई अभिक्रिया है, ये पहले ये कोई मध्यवर्ती चीज बन रही है, बीच में कोई चीज बन रही है, और तो इससे ये बनता है, फिर इससे वापस ये बनता है, समझ गए। तो अब आपको पता है कि आपके यदि ये वाली अभिक्रिया है कि ए बी से जब CD बनते हैं, ए बी से जब CD बनते हैं, तो उसके लिए जो साम्यावस्था स्थिरांक है वो क्या है, K1 है, उसके लिए साम्यावस्था स्थिरांक K1 है। ठीक है, और जब CD से EF बनते हैं तो उसके लिए साम्यावस्था स्थिरांक क्या है, K2 है, उसके लिए साम्यावस्था स्थिरांक क्या है, K2 है। तो आपसे यदि ये पूछ लिया जाए कि सर जब डायरेक्ट A से B उससे यदि डायरेक्ट इसके लिए लिखना हो E और F, तो इस स्थिति में आपके साम्यावस्था स्थिरांक का मान क्या हो जाएगा, तो इस स्थिति में आपके साम्यावस्था स्थिरांक का मान क्या हो जाएगा, इसका जो K है वो एक्चुअली हो जाएगा K1 × K2, इन दोनों को आपस में गुणा, K1 × K2, K1 × K2। अब सर जी ऐसा कैसे हुआ, तो बहुत सिंपल सी बात है, आप इसके लिए लिखो K1 लिखो, ठीक है, आप इसके लिए K1 लिखो, तो K1 क्या आएगा, जब आप K1 लिखोगे तो K1 क्या आएगा, K1 एक्चुअली में क्या होता है, K1 आपके हो जाएगा C की घात C और D की पावर D A B। ठीक है, चलो, तो सर जी वहां पे अगर अपन उसके लिए K2 लिखते तो K2 क्या होता है, K2 यहाँ पे होगा EF ऊपर आते, CD नीचे आते, EF ऊपर आते, F और CD क्या नीचे आते, C से C, D से D। अब सर जी जैसे कि इसके लिए लिखे, इसके लिए अपने को लिखना है K, लिखना है इसके लिए K, तो इसके लिए K क्या हो जाएगा, इसके लिए K क्या हो जाएगा, K एक्चुअली में K हो जाएगा, इसके लिए क्या बन रहे हैं, ए बी से EF बन रहे हैं ना, तो ए बी से EF बन रहे हैं, ए बी से EF बन रहे हैं, यानी कि ए बी से EF बन रहे हैं, ए बी से EF बन रहे, तो देख लो। अब देखो इन दोनों में संबंध क्या हुआ, अगर आप यदि आप K1 × K2 का गुणा करोगे, यदि आप इन दोनों का गुणा कर लो तो आपस में क्या हो जाएगा, आपस में ये कैंसिल नहीं होंगे, ये वाले, ठीक है, और K1 × K2 क्या आएगा, ये ऊपर आ जाएगा, EF वाले ऊपर, AB वाले नीचे, तो एक्चुअली में किसके बराबर होगा, K के बराबर। यहां से यही तो बात हुई, K = K1
इंटू K2। बात क्लियर, समझ गए पॉइंट्स? ठीक है, तो ये बातें होती है ऐसे, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, आप इस दी गई अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा, K इक्वल K1 इंटू K2 हो जाएगा, K इक्वल K1 इंटू K2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए और चीजें अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, ये भी एक, चलो ये तो हो गया, ये भी एक पॉइंट के रूप में है, मतलब ठीक है कि साम्य विस्तार स्थिरांक को किस किस कंडीशन में कैसे कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हो गए, जैसे कि पहला पॉइंट, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, ये अपन ने समझ लिया कुछ ऐसे ही, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8, ठीक है, ये अपन ने कुछ किया, और ये पॉइंट नंबर 9 मान लो। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे कि ए बी से सी डी बना रहे हैं, तो इस केस में जो साम्य विस्तार स्थिरांक है वो क्या आपका के है, उस केस में क्या है, साम्य विस्तार स्थिरांक के है। अब मान लो यदि आपके सी डी से ए भी बन रहा है, उल्टा हो रहा है, तो इसके साम्य विस्तार स्थिरांक का मान क्या होगा, इसका व्युत्क्रम उल्टा रिवर्स 1/k हो जाएगा। ये बात क्लियर? ठीक है, अब यदि इसको पूरे को, जैसे कि ए इस पूरे को यदि किसी संख्या n से गुणा कर दिया जाए, किसी संख्या n से गुणा कर दिया जाए, तो इनके क्या हो जाएंगे, रस समीकरण गुणांक बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एन ए हो जाएगा, ये एन बी हो जाएगा, एन सी एन डी हो जाएगा। इस केस में जो साम्य विस्तार स्थिरांक का मान है वो एक्चुअली क्या हो जाएगा, के की पावर एन हो जाएगा, वो हो जाएगा के की पावर एन, वो के की पावर एन हो जाएगी। अब के की पावर एन कैसे हुआ सर जी, तो देखो सिंपल सी बात है, ये भी मैथ्स वालों को तो मालूम पड़ गया होगा, बायो वालों को भी बता देता हूँ। तो ये आपको पता है कि एन ए, ठीक है, एन बी बी, ठीक है, अपन ने क्या कर दिया, किसी n से गुणा कर दिया इस पूरे को, n, और गुणा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम संख्या से गुणा किया जा सकता है, डी एन डी डी। अब देखो इसके लिए जब आप लिखोगे तो एक्चुअल में क्या आएगा, इसके लिए जब आप लिखोगे के, तो क्या क्या लिखोगे, सी, इसकी घात में क्या आएगा, ये पूरा एन सी, इसके लिए लिखोगे डी, तो इसके लिए क्या आएगा, एन डी, इसके लिए लिखोगे तो ए का एन ए, इसके लिए लिखोगे बी के लिए एन बी। अब देखो इन सब में क्या है, इन सब में क्या है, एन क्या है, घात में है ऊपर, उस एन को बाहर लिया जा सकता है, तो एन को बाहर ले, ऐसा होता है ना भाई, 5 की घात 3, 4 की घात 3 इंटू 2 की घात 3, तो उसको ऐसे नहीं लिख सकते, 5/4 इंटू 2 की घात 3, ऐसे लिख सकते हो ना भाई, ये घात, वही तो बात है। आपने क्या कर दिया यहाँ पर, सी सी, डी डी, ए बी की पावर बी, और पूरे की घात एन, पूरे की घात एन। तो अब ये जो आपके अंदर वाला, ये क्या है, अंदर वाला क्या है, के है, के की घात एन हो जाएगा, के की घात एन हो जाएगा, समझ गए, ये वाली बात है, ये क्या हो जाएगा, के की घात एन। अब इसी को समझने के लिए अपन ने के लिए एग्जांपल लिया है कि अपन ने माना कि SO3 गैस किसमें टूट रहा था, SO2 और 1/2 O2 में, उस स्थिति में इसका जो साम्य नियतांक था वो क्या था, के था, क्या था, साम्य नियतांक के था। अब आपने क्या कर दिया, इस 2SO3 गैस को आपने क्या कर दिया, मतलब इसको 2 से गुणा कर दिया, यानी कि इस पूरे को 2 से गुणा कर दिया। पहले देखो SO3 गैस था, SO3 SO2 1/2 O2, अब इसको पूरे को 2 से गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा 2SO2 SO3, ये 2SO2, और ये 1/2 इंटू 2, 1 कैंसिल हो जाएगा, तो O2 गैस। तो इस केस में क्या हुआ, आपके पहले के था, तो यहाँ 2 से गुणा किया, अब हो जाएगा के स्क्वायर, यानी कि जगह कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ गए, नॉलेज समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चीजें सिंपल है, ठीक है ना, चीजों को किया जा सकता है आराम से, बहुत सिंपल चीजें है। अब देखो, अब एक सवाल है, मस्त सवाल, अच्छा खासा है। ठीक है, ये कह रहा है 1395 पर H2GCO2 गैस जो भी है, H2O प्लस CO अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक की गणना करो। यदि 1395 केल्विन पर निम्न अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक, ये कह रहा है कि इस ताप पर 1395 ताप दिया है, इस पर कोई H2 और CO2 मिलके H2O प्लस CO बना रहे हैं। ठीक है, उसके लिए आपको साम्य स्थिरांक का मान ज्ञात करना है। साथ में आपको दिया हुआ क्या है कि इसी ताप पर 2H2O मिलके 2H2 प्लस O2 बना रहा है, और 2CO2 मिलके 2CO प्लस O2 बना रहा है, और उनके लिए साम्य स्थिरांक क्या है,
K1 और K2 है, उनके लिए क्या सममित सचरण K1 और K2। सवाल बड़ा ही मस्त है, सवाल बड़ा ही मस्त है। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, अच्छे से सवाल को देख लिया। अब देखो आंसर क्या लिखोगे, सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपके, सॉल्यूशन क्या आ जाएगा। आप पहले तो क्या करो, इस K1 और K2 की समीकरण लिख दो, ठीक है, K1 और K2 की समीकरण लिख दो। तो देखो K1 K2 और इसके लिए मान लिया अपन ने K, इसके लिए अपन ने क्या मान लिया, K मान लिया। तो अपन देखते हैं K क्या है, यहाँ पर K क्या है। इसको पहले मैं छोटा कर देता हूं ताकि आपको समझने में इजी रहे। ठीक है, अब देखिए आपके यहां पर इसके लिए मान लो K लिख रहे हो, तो K लिखोगे तो K क्या आएगा, K एक्चुअली में क्या जाएगा, लिखोगे तो H2O यानी कि H2O अपॉन CO, और इसके लिए लिखोगे नीचे को, नीचे वाले लिखोगे तो H2 और CO2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसके लिए मान लिया आपने K लिख दिया। अब इसके लिए K1 है, तो K1 एक्चुअली में क्या आ जाएगा, K1 आपके आ रहा है स्क्वायर 2H2, ये ऊपर जा रहा है तो यानी कि H2 इसका 2 हो जाएगा, साथ में O2 लेना है, ठीक है, O2 हो जाएगा। नीचे क्या आएगा, H2O का 2 हो जाएगा, ठीक है, ओके, चलो बढ़िया। फिर K2 है, K2 लेना है, K2 क्या लिखोगे, इसके लिए लिखोगे CO, दो की पावर हो जाएगी O2 और CO2 ये 2 की पावर। ठीक, अब देखो अपने को इस फॉर्म में लाना है, किस फॉर्म में लाना है, H2O CO, H2O CO और H2CO2, ठीक है, H2O CO और H2CO2, और इसके लिए H2O2, ठीक है, H2O2 H2O का स्क्वायर ये हो जाएगा CO2 और O2 और 2CO2, इसका ये हो जाएगा। अब आपको इस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में कैसे ला सकते हो, ठीक है, आपके पास कहीं पे आपको क्या क्या चीजें दिख रही है, क्या क्या चीजें कैंसिल हो सकती है, ठीक है, इनको आप देखो ध्यान से। यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे आप देखोगे, आप इन दोनों का क्या कर दो, गुणा कर दो, एक बार इन दोनों का गुणा करके देखो। K1 और K2 का आप क्या करो, या फिर K1 K2 गुणा नहीं करो तो क्या कर सकते हो, और K2 बाय K1 करो। अपने को क्या चाहिए, H2O ऊपर चाहिए, अपने को क्या चाहिए, H2O ऊपर लाना है, तो अपन क्या करोगे, K2 में K1 का भाग कर सकते हैं, ठीक है, K2 में K1 का भाग कर सकते हैं, ठीक है, K2 को K1 से भाग करना, अपने को इस फॉर्म में लाना है, इन दोनों की सहायता से इसको इस फॉर्म में बदलना है। तो K2 को K1 से भाग करने पर, K2 को K1 से भाग करने पर, तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखो अपने को H2O ऊपर लाना, तभी अपने भाग किया भाई, भाग करने का आइडिया कहां से आया, जब भाग करेंगे क्या करेंगे कैसे मालूम पड़ेगा, तो अपने को क्या है, H2O ऊपर चाहिए, H2O ऊपर चाहिए, तो H2O ऊपर आएगा कब, जब आप इस K2 के अंदर इसका भाग करोगे तो H2O ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो K2 बाय K1 करो, K2 को K1 से भाग करने पर यानी कि K2 बाय K1, K2 बाय K1। अब देखो K2 में क्या क्या चीज है, देख लो ध्यान से, CO का स्क्वायर है और ये O2 है बाय CO2 का स्क्वायर बट्टा K1 में क्या है, H2 O2 डिवाइड बाय H2O का स्क्वायर। अब देखो भाग कर दिया ना, तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है आपके, O2 से O2 कैंसिल हो रहा है, एक तो O2 से O2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, O2 से O2 कैंसिल हो रहा है, करेक्ट, ठीक। फिर आपके H2O जा रहा है ऊपर, H2O ये चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, और H2O के साथ हो जाएगा CO के साथ, तो यानी कि ये हो जाएगा आपके, इसको देखना आप ध्यान से, CO तो ऊपर रहेगा ही, ये H2O नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, H2O का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है,
और फिर CO2 के नीचे आ जाएगा H2 का स्क्वायर और ये CO2 का स्क्वायर। अब देखो पूरा पूरा ये बन गया, इस फॉर्म में बन गया, ठीक है। ये थोड़ा आगे पीछे, ये CO इस साइड है, मैंने इस साइड ले लिया, ठीक है। बाकी देखो सारी चीजें होगी COH2O और H2CO2, यानी कि इसको अपन क्या लिखते हो, सभी के ऊपर क्या स्क्वायर है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, K स्क्वायर हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, K स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, K स्क्वायर। इसको क्या लिखोगे आप, K स्क्वायर लिखोगे, इसको वही हो जाएगा। ये आपके K स्क्वायर हो गया, ये आपके क्या हो जाएगा, K स्क्वायर, समझ गए। ये आपका क्या हो जाएगा, K स्क्वायर, यानी कि K स्क्वायर बराबर क्या हुआ, K2/K1। K स्क्वायर बराबर क्या हो गया, K2/K1। यहां से देखो K स्क्वायर आपके पास ये कहां से आया, K स्क्वायर इक्वल टू कहां से आया, ये K2/K1 से आया, K2/K1 से आया। अब देखिए तो आपके पास क्या है, K2 क्या है 1.4 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। और K1 2.1 इंटू 10⁻⁻13, ठीक है। ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसल, ठीक है। और ये -12 + 13 ये हो जाएगा, ऊपर 10 हो जाएगा, और ये 7 से काटोगे तो 7 दूनी 14, 2/3 यानी कि 20/3, ये हो जाएगा 20/3 हो जाएगा। ये पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 20/3, ठीक है। और 20/3 यानी कि क्या हो जाएगा, 6 के आसपास, ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग। और जब इसका रूट करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आपके आंसर आ जाएगा। भाई K स्क्वायर बराबर 20/3 आएगा, K का मान कितना हो जाएगा, √20/3, ऐसी चीजें हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से आपको चीजों को करना है, ये कॉन्सेप्ट समझ लो आपने कैसे किया। अब सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है ऐसे, ठीक है ना। तो आपको समझना है किस हिसाब से आप सेट कर सकते हो कि आप इस K की फॉर्म में ला पाओ, और आपको निकलना यही था, ठीक है, इस फॉर्म में आपको लाना था, ठीक है ना। तो ये बात हो जाएगी। तो इस तरीके के भी न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि आपने इस तरीके का सीख लिया तो सवाल इससे सिंपल ही रहेगा, अब इससे टफ आपके नहीं बनने वाला, ठीक है ना। तो चीज मैंने आपको बता दी, सारे इसमें कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन सारी चीजें घुसी हुई है इसमें, ठीक है ना। चलो ये K स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार इसको मैं छोटा करके लिख देता हूँ ताकि आपके क्या है आसानी रह जाएगी। ठीक है, तो यहां से वो ये हो गया कि भाई आपके K स्क्वायर कितना हो जाएगा, K स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20/3 हो रहा है। K स्क्वायर कितना हो रहा है, 20/3, ठीक है। और 20/3 यानी K निकालना तो क्या होगा, K इक्वल टू √20/3, √20/3, ठीक है। ये वाली बात है। तो इससे आपको 2.5 समथिंग कुछ आएगा, निकाल लेना आप इसकी कैलकुलेशन करना है, अप्रोक्सीमेट 2.5 समथिंग कुछ आंसर है, ठीक है, इसका ये आ जाएगा। चलो तो और कुछ मुझे लगता है समझाने की जरूरत नहीं है। अब चलो बढ़ते हैं आगे। अब कुछ मस्त समझने की चीज आती है, थोड़ा अपने को साइलेंट कर लो, कूल कर लो थोड़ा अपने आप में, ठीक है। कि ये जो चीजें है इनमें जो साम्य नियतांक के अनुप्रयोग है वो उनको समझना जरूरी है। अब तक जो पढ़ा था वो ठीक था, ठीक है, उसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसलिए अपने आप को कूल कर लो पहले, और अपन पढ़ रहे हैं साम्य नियतांक के अनुप्रयोग। क्या पढ़ रहे हैं, साम्य नियतांक के अनुप्रयोग। तो देखो साम्य नियतांक के अनुप्रयोग में पहला पॉइंट क्या है, साम्य नियतांक के अनुप्रयोग में पहला पॉइंट क्या है, ध्यान से समझना चीजों को, ठीक है। थोड़ी चीज मतलब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, वैसे समझाऊंगा सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, करेक्ट। साम्यावस्था नियतांक के अनुप्रयोग, एक है अनुप्रयोग साम्यावस्था सांद्रताओं की गणना। तो ये तो सिंपल बात है, क्या है कि विभिन्न क्रियाकारकों, क्रियाकारक यानी कि अभिकारक, भाई क्रियाकारक भी बोलते हैं अभिकारक भी बोलते हैं, विभिन्न क्रियाकारकों तथा उत्पादों की सांद्रता की गणना उनके साम्यावस्था स्थिरांक तथा प्रारंभिक सांद्रता को काम में लेते हुए की जा सकती है। यानी कि साम्यावस्था की स्थिति में आपको क्या करनी है, सांद्रता की गणना करनी है। साम्यावस्था सांद्रता की गणना, किसी अभिक्रिया के लिए जो भी उसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ है उनकी साम्यावस्था पर उनकी सांद्रता की गणना करनी है। तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए, आपको चाहिए सिर्फ
साम्य व्यवस्था स्थिरांक का मान पता होना चाहिए और उनकी जो प्रारंभिक सांद्रता है। यदि आपको यह पता है कि किसी पदार्थ की जो प्रारंभिक सांद्रता है वो कितनी है और साम्य व्यवस्था स्थिरांक क्या है, तो उस हिसाब से आप ये पता कर सकते हो कि साम्य स्थिति में इन सभी पदार्थों की सांद्रता कितनी होगी, वो वाली बात है। तो साम्य व्यवस्था सांद्रता की गणना विभिन्न क्रियाकारकों तथा उत्पादों की सांद्रता की गणना उनके साम्य व्यवस्था स्थिरांक तथा प्रारंभिक सांद्रता को काम में लेते हुए की जा सकती है। समझ गए? ये तो थ्योरेटिकल पॉइंट है, इसमें समझने वाली ज्यादा बात नहीं है। यानी कि वही कि मतलब आप साम्य व्यवस्था की स्थिति में सांद्रता की गणना कर सकते हो। ठीक है, आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो साम्य व्यवस्था स्थिरांक और ये जो इनकी स्टार्टिंग की सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता, वो पता है तो आप साम्य की स्थिति में आप बाकी सभी जो पदार्थ है उनकी सांद्रता निकाल सकते हो। ओके, चलिए अब मेन पॉइंट आता है मस्त, अभिक्रिया की सीमा का निर्धारण। ये बहुत ही मस्त पॉइंट है, अभिक्रिया की सीमा का निर्धारण। अभिक्रिया की सीमा, ठीक है, अभिक्रिया की सीमा का निर्धारण। अब देखो ये क्या है, मैंने एक ग्राफ बनाया, पूरा क्या ग्राफ बनाया। ये समझ लो कि भाई अभिक्रिया यहां से स्टार्ट होती है, अभिक्रिया यहां से स्टार्ट होती है और यहां आगे पूरी होती है। अभिक्रिया यहां से स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये क्या है, एंडिंग पॉइंट। यहां आगे अभिक्रिया क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। करेक्ट। तो अपन ने इस केसी की वैल्यू फिक्स की, माना जब केसी की वैल्यू होती है 1, तब अभिक्रिया कहां पे होती है, या बीच में, मिड में। कहां होती है, बीच में। जब केसी की वैल्यू 10⁻³ होती है तब एक स्थिति होती है, और केसी की वैल्यू 10⁻³ होती है तब एक स्थिति होती है। ठीक है, अब देखो इसको समझो, उससे पहले ये पॉइंट समझो। जो केसी है, जो आपका साम्य व्यवस्था स्थिरांक, उसका मान यदि 10⁻³ से ज्यादा है, उसका मान यदि 10⁻³ से ज्यादा है, तो उस स्थिति में क्या होगा, उत्पाद की सांद्रता अभिकारक की सांद्रता की तुलना में अधिक होगी। भाई केसी का मान 10⁻³ आएगा कब, जब आप उत्पाद की सांद्रता अपन अभिकारक की सांद्रता लिखते हो, तो इसका मतलब यही हुआ कि जो उत्पाद की सांद्रता है, भाई आप ऐसे तो लिखते हो CD/AB, तो एक्चुअली में ये वाला भाग ज्यादा होगा, इनकी सांद्रता ज्यादा होगी, तभी तो ये मान 10⁻³ आएगा, ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, उत्पाद की सांद्रता अभिकारक की सांद्रता की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, इस स्थिति में क्या होगा, उत्पाद की सांद्रता अभिकारक की सांद्रता की तुलना में अधिक होती है, और अभिक्रिया क्या होती है, उत्पाद अनुकूल होती है, यानी कि उत्पाद ज्यादा बनते हैं। अभिक्रिया क्या होती है, उत्पाद अनुकूल होती है। साम्य अग्र दिशा में अधिक होता है। साम्य क्या होता है, अग्र दिशा में अधिक होता है। सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है। साम्य क्या होता है, अग्र दिशा में अधिक होता है। नेक्स्ट, यदि केसी 10⁻³ ये कितना माइनस, ध्यान रखना, ये 10⁻³ है, ये 10⁻³ है। हाँ, यदि केसी 10⁻³ से छोटा है, तो जो अभिकारक की सांद्रता उत्पाद की तुलना में अधिक होती है, यानी कि जो अभिकारक वो ज्यादा होते हैं, उत्पाद कम होते हैं। तो अभिकारक की सांद्रता उत्पाद की तुलना में अधिक होती है। अभिक्रिया अभिकारक अनुकूल होती है, यानी कि जो अभिकारक ज्यादा बनते हैं, अभिकारक के पास में ये अभिक्रिया होती है। और साम्य पक्ष दिशा में अधिक होता है। साम्य पक्ष दिशा में जो पीछे वाली दिशा होती है उसमें अधिक होता है। इस बात को अपन अच्छे से समझते हैं आगे, ठीक है। थोड़ा अपने को कूल रखना, अपने आप को समझने वाली बात है मस्त। देखो अभिक्रिया स्टार्ट हो रही है, अभिक्रिया स्टार्ट हुई, ठीक है। तो आपके यदि जो केसी का मान 10⁻³ या इससे ज्यादा आ रहा है, 10⁻³ या इससे ज्यादा आ रहा है, इस वाले जो एरिया है पोर्शन में आ रहा है, इस वाले 10⁻³ या इससे ज्यादा, 10⁻³ या इससे ज्यादा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभिक्रिया क्या होती है, पूर्णता की ओर जाती है। अभिक्रिया पूर्णता की ओर जाती है, यानी कि ये क्या हो रहा है कि इसमें साम्य कहां पे आएगा, साम्य वहां स्थापित होता है, यानी कि बहुत सारे उत्पाद मिलके, सॉरी अभिकारक मिलके उत्पाद बना देंगे, ठीक है। बहुत सारे अभिकारक मिलके उत्पाद बना देंगे, यानी कि सारी जो चीजें हैं वो अभिक्रिया लगभग पूर्ण होने को आ जाएगी वहां पर। और साम्य कहां मिलेगा, लगभग यहाँ पर मिलेगा, जहां पर मतलब एक जगह अगर रुक तो जाएगी, ठीक है, रुकेगी कहीं कि बहुत सारे जो अभिकारक है उत्पाद में बदल चुके होंगे। तब तक बहुत सारे अभिकारक उत्पाद में बदल चुके, क्योंकि साम्य की स्थिति ऐसी तो है नहीं, साम्य पे ये तो जरूरी नहीं है कि जो अभिकारक की सांद्रता और उत्पाद की सांद्रता बराबर हो, ऐसी कंडीशन तो है नहीं। कंडीशन क्या है, सांद्रता स्थिर होनी चाहिए। भाई कहने का मतलब ये हुआ कि 100 क्या थे आपने, 100 लिए थे आपने अभिकारक, 100 अभिकारक लिए थे, अभिक्रिया स्टार्ट हुई। फिर साम्य की स्थिति में क्या हुआ, साम्य आपके आया कब कि साम्य सर जी उस स्थिति में आया कि 100 में से जो पीछे जो बच्चे
जो अभिकारक बचे वो तो 5 बचे और 95 बन गए उत्पाद, 95 बन गए उत्पाद। तो साम्य तो इस स्थिति में भी आ सकता है। अब ये स्टेबल रहेगा, अब ये या 5 रहेगा या 95 रहेगा, यानी कि ये बस 5 95 में जाएगा, 95 5 में जाएगा, यानी कि ये इसमें चीजें होती रहेगी। ठीक है, बाकी स्थिति ये होगी, यानी कि जो अभिक्रिया क्या होगी, लगभग पूर्ण स्थिति की ओर आगे, यानी कि जो 100 में से लगभग 95%, 100 में से 95% जो अब अभिकारक है वो उत्पाद में बदल चुके हैं, यानी कि अभिक्रिया पूर्णता की ओर जाती है। लेकिन साम्य बिल्कुल अभिक्रिया पूर्णता की ओर जाती है, फिर भी वहां जाके भी स्थापित हो सकता है। अब ये स्थिर होगी सांद्रता, अब ये सांद्रता स्थिर होगी, अब इससे ज्यादा अभिकारक उत्पाद में नहीं बदलेंगे। कहने का मतलब ये हुआ, साम्य का मतलब क्या होता है कि अब इससे ज्यादा अभिकारक उत्पाद में नहीं बदलेंगे। करेक्ट, ये वाली बात होती है। तो क्या है, अभिक्रिया पूर्णता की ओर जाती है। ठीक, चलो अभी मैं आपको धीरे धीरे और बताऊंगा बातें, तो अपने आप समझ में आ जाएगी चीजें। ठीक है ना, तब कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा माइंड को कूल रखना और समझना है। फिर होता है भाई, मान लिया यदि केसी का मान 10 की घात -3 से छोटा है, इस साइड है, तो अभिक्रिया मुश्किल से होती है, अभिक्रिया मुश्किल से होती है। और अभिक्रिया में क्या होते हैं, आपके जो अभिकारक ज्यादा होते हैं, अभिकारकों की सांद्रता ज्यादा होती है और उत्पाद की सांद्रता कम होती है, यानी कि अभिक्रिया होती मुश्किल से। कहने का मतलब ये हुआ कि आपने 100 क्या लिए, 100 ले लिए अभिकारक। ठीक है, अभी ये क्या हो रहा है कि साम्य की स्थिति में सिर्फ जो अभिकारक है वो 95 रह गया और उत्पाद सिर्फ 5 ही बने, और इस स्थिति में आके साम्य स्थापित हो गया, यानी कि इस स्थिति में सांद्रता स्थिर होगी। यानी कि ये वो क्या रहा है, यहाँ पर अभिक्रिया मुश्किल से तो हो रही है भाई, मुश्किल से जो अभिकारक मिलके उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो अभिकारक ज्यादा रह रहे हैं और उत्पाद कम रह रहे हैं। समझ गए, ये वाली बात है, अभिकारक ज्यादा रह रहे हैं और उत्पाद कम रह रहे हैं। बात क्लियर, समझ गए? ये वाली बातें होती है। ठीक, अब जैसे कि मान लिया कि भाई Kc बराबर 1, अब इस स्थिति में अब अपन ये स्थिति तो क्या हो गई भाई, कि जब अभिक्रिया मुश्किल से होती है, 10 की घात -3 से छोटा, 10 की घात 3 से बड़ा, अभिक्रिया पूर्णता की हो जाती है। एक स्थिति होती है बीच की, 10 की घात -3 से 10 की घात 3, जब Kc का मान 10 की घात -3 से 10 की घात 3 के बीच में, तो उस स्थिति में दोनों होते हैं, साम्य पर अभिकारक तथा उत्पाद दोनों उपस्थित होते हैं, यानी कि संख्या ऊपर नीचे हो जाएगी। अब यहाँ आओगे, यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लो आपके 70% हो जाएगा उत्पाद, 30% अभिकारक। ये स्थिति यहाँ आओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30% उत्पाद और 70% अभिकारक, ये वाली स्थिति बन जाएगी। ठीक है, अब देखो, तो इस वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया में, इस वाले पोर्शन में साम्य पर अभिकारक तथा उत्पाद दोनों अच्छे खासे उपस्थित होते हैं। ठीक है, दोनों उपस्थित होते हैं, उपस्थित तो यहाँ पर भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे उत्पाद बहुत कम होते हैं और यहाँ पे अभिकारक बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये अभिक्रिया लगभग पूर्णता की ओर जाती है, लेकिन पूर्ण नहीं होती, ध्यान रखना, पूर्ण कभी नहीं होगी। अभिक्रिया पूर्णता की ओर जाती है, मतलब आसपास, पूर्णता के आसपास, लगभग पूर्ण, कभी भी पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, कभी पूर्ण नहीं होगी। ठीक है ना, बिल्कुल पास में जाके साम्य स्थापित हो जाएगा। साम्य कहां स्थापित होगा, बिल्कुल पास में जाके अभिक्रिया पूर्णता की ओर जाएगी और पूर्णता के बिल्कुल नजदीक जाके साम्य स्थापित हो जाएगा। ठीक है, और ये अभिक्रिया स्टार्ट भी नहीं होगी, थोड़ी बहुत स्टार्ट होगी और उसके बाद ही साम्य स्थापित हो जाएगा, जल्दी साम्य स्थापित हो जाएगा। समझ गए, इसमें आपके अभिकारक मिलकर उत्पाद ज्यादा बनते हैं, यहाँ पर जो है अभिकारक उत्पाद नहीं बनाते, बहुत कम मिलके बना देते हैं। 100 में से कुछ 5 बना दिए तो 95% फिर भी पीछे रहे, इस स्थिति में साम्य आ गया। समझ गए। अब एक स्थिति ऐसी भी होती है, जब Kc = 1, Kc = 1, तो उस केस में क्या होगा, आपके साम्य पर अभिकारक और उत्पाद दोनों समान मात्रा में, यानी कि ये जो 50% अभिकारक है वो मिलके क्या बना दिए, उत्पाद बना दिए, 50% अभिकारक मिलके क्या बना दिए, उत्पाद बना दिए, वो हो जाएगी आपकी Kc = 1 की स्थिति, Kc = 1 की स्थिति। कहने का मतलब ये हुआ, तो समझ गए। तो साम्य आगे पीछे कहीं पर भी स्थापित हो सकता है, साम्य कहीं पर भी स्थापित हो सकता है। साम्य स्थापित होने का मतलब ये हुआ, सिर्फ इतना सा है, साम्य स्थापित होने का मतलब कि उस स्थिति के बाद अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता बदलेगी नहीं, उस स्थिति के बाद अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता बदलेगी नहीं। बातें होगी क्लियर? ठीक है, तो अभिक्रिया, इस स्थिति में अभिक्रिया मुश्किल से होती है, 10 की घात -3 हो तो,
और यदि 10 की घात -3 से ज्यादा हो तो अभिक्रिया पूर्णता की हो जाती है, और इनके यदि बीच में हो तो ये अच्छी खासी स्थिति होती है कि हाँ इसमें अभिक्रिया सही चल रही है। ठीक है, अब बाकी साम्य कहीं पर भी स्थापित हो सकता है, साम्य आपके यहां पर भी आ सकता है, एक मिनट, साम्य कहीं पर भी स्थापित हो सकता है, यहां पर भी 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 हो सकता है, यहां पर जैसे जैसे इससे स्थापित होगा तो अपन ये कहेंगे कि भाई जो साम्य है वो अग्र दिशा में स्थापित होता है। साम्य क्या होता है? अग्र दिशा में स्थापित होता है। और अगर जितना पीछे होगा अपन कहेंगे साम्य पश्चिम दिशा में स्थापित होता है। और ये है बीच वाली स्थिति, ये क्या है? बीच वाली स्थिति है। करेक्ट? चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो जो बोला है उसको वीडियो को बैक जाके फिर से सुनना, फिर से क्या पॉइंट बोल रहा हूं उसको समझना और अपना दिमाग भी लगाने की कोशिश करना। ठीक है, हर बार जरूरी नहीं कि मेरे तरफ बोले गए वर्ड ही आपके माइंड में सीधे सेट हो जाएंगे। आप जब तक खुद का थोड़ा माइंड लगाओ, अच्छा सर ये कह रहे हैं, अच्छा खुद मतलब थोड़ा चीजें समझो ऐसे, अच्छा ये अभिक्रिया पूर्णता की हो जाती है, समझ गए? कुछ फैक्ट आपको ध्यान रखने पड़ते हैं, कुछ चीजें क्या कंफ्यूजन में रहते हैं। साम्य का मतलब ये होता है कि एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब अभिक्रिया होती है तो अभिकारक से मिलकर उत्पाद बनते हैं, तो एक ऐसी स्थिति आती है कि जब अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता स्थिर हो जाती है। समझ गए? स्थिर, बराबर नहीं, स्थिर हो जाए। वो स्थिर किसी भी कंडीशन में हो सकती है। वो स्थिर मान लो 100 से 100 आपने अभिकारक लिया और आपको उत्पाद बनाना है, हो सकता है कि सिर्फ 99 जो अभिकारक है वो तो बना रहे और उत्पाद सिर्फ क्या बने? एक ही बने। साम्य इस स्थिति में भी हो सकता है, 99 और 1 के बीच में भी साम्य हो सकता है। यहाँ पे साम्य इस स्थिति में हो सकता है कि इस 99 में से पीछे रह जाए 8 और 92 बन जाए, तो साम्य इस स्थिति में भी हो गया कि 92 उत्पाद बन गए। और साम्य इस स्थिति में हो सकता है कि ये 60-40 वाला भी हो सकता है, 50-50 वाला भी हो सकता है। ठीक है, तो साम्य किसी भी स्थिति में हो सकता है। ठीक है ना? शर्त यह है कि साम्य स्थिति पर आने के बाद फिर उनकी जो सांद्रता है वो बदलेगी। ये 8 है तो 8 ही रहेगा, ये 92 और 92 रहेगा। अब देखो इसको क्या बोलोगे? इसको ये बोलोगे कि ये वाली जो अभिक्रिया है वो पूर्णता की ओर गई है, पूर्णता की ओर ही गई है, क्योंकि 100 में से 92 अभिकारक उत्पाद में बदल गए, तो ये पूर्णता की ओर है। और यहाँ पे आपके 100 में से सिर्फ एक ही अभिकारक उत्पाद में बदला, यानी कि ये अभिक्रिया स्टार्टिंग मुश्किल से हो रही है, हो ही नहीं रही ये अभिक्रिया, ये बोलोगे आप। ठीक है, और ये जो है ये अभिक्रिया अच्छी खासी हो रही है, सही से। बात समझ गए? तो ये वाले पूरे फैक्ट है, तो आप कोशिश करना ये समझ जाओगे सारी चीजें। ठीक है ना? चलो अब नेक्स्ट बढ़ते आगे। ये तो पढ़ी लिया अपन ने। अब आता है अभिक्रिया की दिशा का निर्धारण। अभिक्रिया की दिशा का निर्धारण, अभिक्रिया की दिशा का निर्धारण। अब सर जी अभिक्रिया की दिशा का निर्धारण कैसे करेंगे? वो भी बहुत सिंपल बात है, सब कुछ बता दूंगा। अभिक्रिया की दिशा का निर्धारण करते हैं तो एक चीज लिखते हैं, सांद्रता गुणांक। क्या लिखते हैं? सांद्रता गुणांक, जिसको बोलते हैं अभिक्रिया भाजक Q। सांद्रता गुणांक या इसको क्या बोलते हैं? अभिक्रिया भाजक Q। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता के अनुपात को सांद्रता गुणांक कहते हैं। अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता के अनुपात को सांद्रता गुणांक कहते हैं। यह समय के साथ परिवर्तित राशि है। सांद्रता गुणांक क्या? समय के साथ परिवर्तित राशि है। सब बताऊंगा आपको। कोई अभिक्रिया है ए बी बी सी डी बना रही है, तो उसके लिए सांद्रता गुणांक क्या लिखोगे? Q = C C D D A B B। अब देखो आपके माइंड में ये आ रहा होगा सर ये तो सेम टू सेम जो KC लिखा उसके जैसा है। आपके माइंड में ये आ रहा होगा ना कि सर फिर ये Q और KC में क्या फर्क हुआ? Q और KC में क्या फर्क हुआ? तो फर्क बहुत है। ये जो Q है वो किसी भी समय पर लिख सकते हो। अभिक्रिया के नोट, अभिक्रिया के प्रत्येक बिंदु पर हम सांद्रता गुणांक Q लिख सकते हैं। अभिक्रिया के प्रत्येक बिंदु पर हम सांद्रता गुणांक लिख सकते हैं, जबकि साम्य नियतांक KC केवल साम्य स्थिति के लिए लिखा जाता है। समझ गए? आपने ये जो लिखा है ना, ये वाली समीकरण या ये वाला व्यंजक आप जब इस KC के लिए लिखोगे ना तो वो सिर्फ और सिर्फ साम्य की स्थिति में लिखोगे। किस स्थिति में? साम्य की स्थिति में। समझ गए? जब साम्य स्थापित होता है तब। जबकि जो Q है, जो सांद्रता गुणांक, वो किसी भी स्थिति में लिख सकते हो, किसी भी समय पर। अभिक्रिया जस्ट स्टार्ट हुई हो, ठीक है, अभिक्रिया कहीं पर भी पहुंची हो, किसी भी समय पर आप Q लिख सकते हो। लेकिन साम्य KC सिर्फ साम्य स्थिति में लिख सकते हो। समझ गए? Q को किसी भी समय पर लिख सकते हो और KC को सिर्फ साम्य स्थिति में लिखोगे। करेक्ट? ये Q है, ये समय के साथ परिवर्तित राशि है।
क्यू क्या करता है, समय के साथ बदलता है। जैसे जैसे अभिक्रिया आगे पीछे होगी तो क्यू बदलेगा, केसी आपका फिक्स रहेगा साम्य स्थिति के लिए। समझ गए? तो ये बात ध्यान रखना, क्यू और केसी में क्या फर्क है। क्यू आप अभिक्रिया के किसी भी कंडीशन पे, किसी भी स्थिति पे, किसी भी समय पे लिख सकते हो, जबकि केसी सिर्फ और सिर्फ साम्य स्थिति के लिए ही डिफाइन होता है। बात समझ गए? ओके, चलिए, तो ये समझ में आ गया, तो फिर कुछ बात ही नहीं, कुछ मैटर बाकी नहीं रहता। ठीक है, तो ये पॉइंट, अभिक्रिया के प्रत्येक बिंदु पर हम सांद्रता गुणा क्यू लिख सकते हैं, जबकि एक साम्य नियतांक केसी केवल साम्य स्थिति के लिए लिखा जाता है। अब देखो मेन पॉइंट, मेन बातें क्या है। यदि केसी बड़ा है क्यू से, केसी बड़ा है क्यू से, एक बात ध्यान रखना, इससे पहले आप इस पॉइंट को समझ लो। नोट, क्यू की एक ही इच्छा केसी बनना, क्यू की एक ही इच्छा है केसी बनना, बस। जो क्यू है ना, सांद्रता गुणांक की हमेशा एक ही इच्छा है कि मैं कब केसी बनूं। कब केसी बनूं मतलब कि मैं कब साम्य स्थिति में पहुंच जाऊं। भाई जो भी अभिक्रिया भी होती है तो उसकी एक ही इच्छा होती है कि हम साम्य में कब पहुंचे, साम्य स्थिति में कब जाए। तो उसी प्रकार इस क्यू की एक ही इच्छा है कि केसी बनना, कि मैं केसी कब बनूं। क्यू अपने आप को, खुद को केसी में बदलना चाहता है। ठीक है, हाँ। तो यदि केसी बड़ा है क्यू से, यानी कि केसी बड़ा है क्यू से, यानी कि जो केसी क्या है, साम्य नियतांक, क्यू क्या है, सांद्रता गुणांक। तो केसी बड़ा है क्यू से, यानी कि क्या होगा, इस क्यू को अपना मान बढ़ाना पड़ेगा। इस क्यू को क्या करना पड़ेगा, अपना कुछ मान बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ये केसी के बराबर होगा। यहाँ केसी बड़ा है, केसी बड़ा है ना, तो केसी बड़ा है तो क्यू को अपना कुछ मान बढ़ाना पड़ेगा, तब ये जाके इस केसी के बराबर होगा। तो क्यू को अपना मान बढ़ाएगा कैसे, तो क्यू को क्या करना पड़ेगा, उत्पाद बढ़ाना पड़ेंगे। क्यू को उत्पाद बढ़ाएगा सी एंड डी, तब जाके क्यू का मान बढ़ जाएगा। तो उत्पाद बढ़ाने मतलब क्या होगा, अभिक्रिया को क्या होना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा, अभिक्रिया को आगे जाना पड़ेगा, यानी कि तो अभिक्रिया साम्य स्थापित होने तक अग्र दिशा में जाएगी। अभिक्रिया को आगे जाना पड़ेगा, यानी कि अभिक्रिया साम्य स्थापित होने तक अग्र दिशा में जाएगी, अर्थात अभिक्रिया की उत्पाद बनाने की प्रवृत्ति होगी। करेक्ट। मान लो केसी बराबर क्यू है, तो अभिक्रिया साम्य स्थिति में होगी, यानी कि केसी की इच्छा पूरी होगी, सॉरी क्यू की इच्छा पूरी होगी, केसी बन गया। क्यू का काम ही क्या है, क्यू की इच्छा ही एक है कि केसी बनना। क्यू की इच्छा क्या है, एक ही है, केसी बनना। तो यदि केसी इज इक्वल टू क्यू है तो अभिक्रिया साम्य स्थिति में हो जाएगी। करेक्ट। चलो, यदि केसी लेस देन क्यू, यदि केसी क्या है, लेस देन क्यू है, तो अभिक्रिया साम्य स्थापित होने तक पक्ष दिशा में जाएगी, अर्थात अभिकारक बनाने की प्रवृत्ति होगी। अब देखो, केसी लेस देन क्यू, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस क्यू को केसी बनना है तो क्यू को अपना मान घटाना पड़ेगा, क्यू को अपना मान घटाना पड़ेगा। और क्यू को अपना मान घटाना पड़ेगा तो घटाएगा कब, क्यू कि जब ये ए भी ज्यादा होगा, नीचे वाला मान ज्यादा होगा तो घटाएगा। तो यानी कि इसको क्या करना पड़ेंगे, अभिकारक बनाना पड़ेंगे, तो अभिक्रिया साम्य स्थापित होने तक पक्ष दिशा में जाएगी, अर्थात अभिकारक बनाने की प्रवृत्ति होगी। अब देखो, इन दोनों पॉइंट में देखा आपने, यदि केसी बराबर बड़ा है क्यू से तो अभिक्रिया साम्य स्थापित होने तक, और यहां पर भी मैंने लिखा साम्य स्थापित होने तक। हाँ, तो ये जो अभिक्रिया अग्र और पक्ष दिशा में जा रही है ना, ऐसा नहीं कि अग्र दिशा में जा रही है तो जा रही है, कभी रुकेगी नहीं, तब जाके रुक जाएगी जब साम्य स्थापित हो जाएगा, यानी कि जब ये क्यू केसी बन जाएगा तब रुक जाएगा। भाई क्यू का काम ही है केसी में बदलना, क्यू का काम ही है केसी में बदलना। मान लो ये केसी कहीं पर ही है, ये कोई रिएक्शन है आपके, यहां पर आपके केसी है, अब ये क्यू है बेचारा, वो यहां पर बैठा है, तो इसका काम है कि उत्पाद बनाए ताकि ये यहां तक पहुंच पाए, इस केसी में बदल पाए। मान लो कोई क्यू यहां बैठा है, ठीक है, किसी स्थिति में क्यू, इसका काम है कि उत्पादों को अभिकारक में बदले ताकि ये खुद इस स्थिति में आ जाए। इस केसी की हमेशा इच्छा, सॉरी क्यू की हमेशा इच्छा ये होती है कि ये केसी बन जाए। करेक्ट। क्यू की हमेशा इच्छा ये होती है कि ये केसी बन जाए, ये वाली बात है, सिंपल सी बस। ठीक है, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। क्यू की एक ही इच्छा केसी बनना। ठीक है, यदि केसी बड़ा है क्यू से तो क्यू क्या करेगा, अपना मान बढ़ाएगा, क्यू अपना मान बढ़ा के केसी के बराबर होने की इस स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश करेगा, इस स्थिति को, समझ गए, ये इस स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। तो इस स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश करनी है तो क्यू अपना क्या करेगा, मान बढ़ाएगा, बढ़ाएगा तो अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी, और यहां पे अपने को ये क्यू इससे बड़ा है तो खुद का मान कम करेगा, फिर इसके बाद इस स्थिति में आएगा तो अपना मान घटाएगा, मतलब ये क्या, अभिक्रिया रिवर्स में जाएगी। ठीक है, बात समझ गए। तो क्यू की एक ही इच्छा है केसी बनना, अपने आप को केसी में बदलना, ये किसकी इच्छा है, क्यू की।
ठीक, समझ गए? तो इससे आपको अभिक्रिया की दिशा का पता लग जाएगा। आपको, आप किसी समय पर यदि Q का मान निकाल लो, Kc आपको दिया हुआ है, तो आप पता लगा सकते हो कि अभिक्रिया अग्र दिशा में जा रही है या पश्चिम दिशा में जा रही है। समझ गए? चलिए अब एक न्यूमेरिकल करते हैं मस्त वाला। यदि आपको दिया हुआ 2a b और c में बदल रहा है, तो अभिक्रिया के लिए Kc का मान दिया हुआ है 2 × 10⁻³ है। दिए गए समय में अभिक्रिया मिश्रण का संघटन, कोई समय दिया, कोई भी समय, वो समय x y z कुछ भी हो सकता है, तो दिए गए समय में अभिक्रिया मिश्रण का संघटन ABC 3 × 10⁻⁴ m है। इस समय अभिक्रिया कौन सी दिशा में अग्रसित होगी? इस समय अभिक्रिया कौन सी दिशा में अग्रसित होगी? एक देखो, मैंने बताया ना, जो Kc, अपन जब भी Kc लेते हो Kc की इकाई लिखते ही नहीं है नॉर्मली। ओपन Kc की इकाई भले ही लिखो, लेकिन नॉर्मली जब सवाल में वगैरह आता है ना, तो आप देखोगे Kc Kp की आपको इकाई दिखाई नहीं देगी। तो सामान्यतः अपन इकाई लिखते ही नहीं, क्योंकि इकाई के मामले में आपको पता है, मात्रक के मामले में जो घात है उन सबको देखना पड़ता है चीजों को, ठीक है ना, तो अपन ये लिखते ही नहीं। तो Kc हमेशा देखोगे Kc Kp उनका आंकिक मान ही होगा, आपको इकाई पीछे दिखाई नहीं देगी, ठीक है ना। हाँ, फिर भी कोई पूछ लेता है कि इकाई क्या होती है, तो आपको मैंने बताया घात के हिसाब से आप बता सकते हो कि इस स्थिति में इसकी इकाई ये होगी, उसका मात्रक ये होगा। ठीक, दिए गए समय में अभिक्रिया मिश्रण का संघटन ABC 3 × 10⁻⁴ m है। इस समय अभिक्रिया कौन सी दिशा में अग्रसित होगी? तो देखो सिंपल सी बात है, आप क्या करो, इसके लिए Q लिख दो। आपको Kc तो पता है, Q लिख दो। Q कैसे आएगा? B C A, देखो B कितना है? B की सांद्रता भी है 3 × 10⁻⁴, ठीक है, इंटू C की भी 3 × 10⁻⁴, और नीचे इसका स्क्वायर 3 × 10⁻⁴ का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? बराबर 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि जो Q कितना आएगा? 1 आया। Q कितना है? 1 आया। तो यहाँ पे Q क्या है? एक्चुअली में Q बड़ा है। यहाँ पे Q क्या बड़ा है? Q क्या है? बड़ा है। और Kc क्या छोटा है? Kc छोटा है। तो Q क्या करेगा? अपना मान घटाएगा। Q हमेशा कोशिश करेगा, अभी ये Q क्या करेगा? इसकी कोशिश ये है कि मैं 1 से घटकर क्या बन जाऊं? 2 × 10⁻³ बन जाऊं। तो ये क्या करेगा? घटने की कोशिश करेगा, यानी कि क्या होगा? अभिक्रिया घटने की कोशिश, मतलब अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी, ठीक है, अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी, पीछे की ओर चलेगी, पश्चिम दिशा में जाएगी। क्यों? कि भाई इसको Q को अपना मान घटाना है, अपना मान घटा के Kc के बराबर बनना है। तो मान घटाएगा कैसे? मान घटाएगा कैसे? मान तभी तो घटेगा जब A B बनेंगे, यानी कि इसको क्या करना है? अभिकारक बनाने हैं। तो जब अभिकारक बनेंगे तो अभिक्रिया क्या है? रिवर्स डायरेक्शन में, उल्टी हो रही है। करेक्ट? समझ गए? तो चलिए, थैंक यू सो मच। आज की क्लास होती है यहीं पर समाप्त, और क्लास बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और शानदार थी। इसको एक बार, मैं कहता हूं इस वीडियो को 2 बार देखना और सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया उसको समझ लेना। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।